आपको ध्यान में रखना है। एक लाइन में कहें तो इस पूरे कानून का मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स के कानून लागू होते हैं, साथ में फेमा के कानून इस बीच में आ जाते हैं। इसका इम्प्लीकेशन यह है कि जिस दिन से आप इंडिया में आ गए उस दिन से जो इंटरेस्ट आपके ऊपर बन रहा है एनआरई डिपॉजिट पर, उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप फॉरेन करेंसी की बात कर रहे थे, वो क्या था? बिल्कुल, फॉरेन करेंसी में थोड़ा नियम अलग है, क्योंकि वो सेक्शन 10(4) नहीं, उसके लिए सेक्शन 10(15) है। अच्छा, तो आप फॉरेन करेंसी की अगर डिपॉजिट है, वहां फेमा वाला नियम नहीं, पर इनकम टैक्स के कानून के आधार से अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, अब ये आर बट एनओआर का स्टेटस जो है वो आपके भारत आने के बाद भी आप 1 या 2 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप उसका जो फायदा है आपका फॉरेन करेंसी डिपॉजिट का, वो शायद 1 या 2 साल ज्यादा उसका प्लान कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट होता है तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स शायद 1 आध साल तक के लिए आप टाल सकते हैं। अब मुकेश पटेल जी, आपने टैक्स 1 या 2 साल, हाँ, आपने टैक्स लगेगा ये तो बता दिया, टैक्स बचाने का भी कोई तरीका है क्या? संक्षिप्त में अगर बता सके तो। अगर आप मान लीजिए, हाँ, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई बड़ी डिपॉजिट है, समझिए किसी के केस में 2 करोड़ की एनआरई डिपॉजिट है और उसको 8% के हिसाब से 16 लाख रुपए का उसका इंटरेस्ट होता है और भी उसकी इनकम है, तो अगर उसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स 20% से ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आप एक सेक्शन 115H करके है आयकर कानून में, इनकम टैक्स एक्ट में, उसके तहत आप ये फायदा ले सकते हैं। ऑप्शनल है आपको लेना या नहीं लेना, पर जहां ज्यादा इनकम है वो ले सकते हैं कि आप 20% के फ्लैट रेट से जब तक आपकी एनआरई डिपॉजिट बनी रहे, मान लीजिए 5 साल या 10 साल के लिए भी आपने रखी हो, तो वो आप इंस्टेड ऑफ योर 30% टैक्स यू कैन अवेल द कंसेशनल रेट ऑफ 20%। तो ये अगर आपको पता है लक्ष्मण जी, तो बहुत अच्छा टैक्स का प्लानिंग आप कर सकते हैं। चलिए, तो आपने टैक्स लगेगा ये भी बताया, टैक्स बचेगा कैसे ये भी बता दिया, लेकिन अब बगैर देर के हुए चलते हैं असम। काफी दूर से फोन कॉल आया हुआ है हमारे पास, लंबे समय से उनको वेटिंग पे रख रखा है, कलोल चटर्जी जी का। कलोल जी नमस्कार। कि मैं आसाम में पोस्टिंग हूँ एंड आई एम PSU एम्प्लॉय। अच्छा। तो मुझे आसाम में पोस्टिंग का रहने के लिए सैलरी में एवरी मंथ आई एम गेटिंग एन अलाउंस, 2 अलाउंसेस, एक तो नॉर्थ ईस्ट अलाउंस एंड अनदर इज far flung allowance, which is northeast allowance is 10% of my basic and far flung allowance is 3% of my basic. And it is मतलब ये डिफिकल्ट एरिया पोस्टिंग के लिए मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो क्या मैं इसके तहत टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ? मैंने अपना CA से बात किया, जो उन्होंने बोला कि आपका ये जो अलाउंस मिलता है ये आपका एम्प्लॉयर आपका फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं करता डिडक्शन मतलब कॉलम में, सो आपको ये नहीं मिलेगा। आप एम्प्लॉयर से बात कीजिए, अगर वो फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट करता है देन ओनली आपको ये एग्जेम्पशन मिल पाएगा। क्या है ये, क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? अगर क्लेम कर सकता हूँ तो अंडर विच सेक्शन? ठीक है, वंडरफुल। आपने इतनी अच्छी तरह से लक्ष्मण जी एक क्वेश्चन आर्टिकुलेट किया है। अब मैं ये कहूँगा कि आपकी बात सही है, आप आसाम में हैं और आसाम में जिसको हम रिमोट एरिया अलाउंस कहते हैं वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, और इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 है, उसके तहत ये जो रिमोट एरिया अलाउंस जो दिया जाता है उसका फ़ायदा एग्जम्पशन का, जो इनकम टैक्स का एक रूल है जिसको हम रूल 2B कहते हैं, उसके तहत जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, हालांकि बहुत साल पहले ये नियम किया गया था, तो आसाम के लिए ये जो डिफ़िकल्ट एरिया रिमोट अलाउंस स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस का एग्जम्पशन जो कहते हैं वो कलोल जी ज़्यादा नहीं है, 200 रुपया प्रति महीना है।
पर अगर आप शायद आपके केस में एम्प्लॉयर इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि आप ये जो नई टैक्स स्कीम का फ़ायदा लेने जा रहे हैं। अगर आप पुरानी स्कीम में हैं और एम्प्लॉयर को बताते हैं कि मैं ये 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से 2400 का फ़ायदा लेना चाहता हूँ, तो शायद वो लोग आपको वो फ़ायदा देंगे। पर इन प्रिंसिपल रिमेंबर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 एंड रूल 2B। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कलोल जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और थोड़े से अपने एम्प्लॉयर को बता दीजिए कि हम न्यू स्कीम में नहीं पुरानी स्कीम में है, तो शायद ये फायदा आप पूरी तरह से उठा सकते हैं। चलते हैं मुंबई, जहां से एस नारायण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एस नारायण जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? आई एम ए सीनियर सिटीजन, रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और मैं एक HUF का करता भी हूँ। अच्छा। हमारे फैमिली का HUF का करता भी हूँ है। अपना मेरा जो इनकम है, मेरा इनकम है जो रेगुलर इंटरेस्ट में आता है, HUF का भी इंटरेस्ट में आता है इनकम, बिजनेस इनकम नहीं है जी। तो ये मेरा ओल्ड एज के प्रॉब्लम से अभी मेडिकल बिल्स वगैरह बहुत बढ़ रहा है। अच्छा। और एग्जाम्पशन लिमिट है इसका अंडर 80D 50,000। बिल्कुल। लेकिन ये एग्जाम्पशन और मिलेगा, दवाइयों का दाम और ट्रीटमेंट का दाम सब बढ़ता ही जा रहा है, और दवाई भी ऐसे खाना पड़ रहा है कि जैसे कि खाना ही खा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कुछ और एग्जाम्पशन मिल सकता है क्या? हाँ, और मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ये जो एग्जाम्पशन के ऊपर वाला अमाउंट है, एज एग्जेम्प्टेड ओवर एंड अबव 50,000, उसको मैं HUF में डाल सकता हूँ क्या? उसमें से क्लेम करूंगा, HUF में भी क्लेम करूंगा। ठीक है, एक मिनट मुकेश जी से पूछ लेते हैं, मुकेश जी बताएंगे। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनका सवाल काफ़ी लंबा और तगड़ा था। जवाब उनके लिए बहुत फ़ायदा कारक और सीधा शॉर्ट एंड स्वीट ये है कि आपको ज़रूर HUF से लेना चाहिए, क्योंकि ये 50,000 जो है वो आपको इंडिविजुअली अपने लिए मिल सकता है, और HUF के केस में भी सेक्शन 80D के तहत अगर HUF का कोई भी सभ्य सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का अलग फ़ायदा मिल सकता है। तो आपके सवाल से ही ये प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से उभरता है कि अगर आपका मान लीजिए 1 लाख तक का खर्चा है तो 50,000 आपके केस में लीजिए, 50,000 HUF के केस में लीजिए। अगर आपकी वाइफ है तो या तो सन या डॉटर है, वो भी ये फायदा आपके लिए या आपके और आपके वाइफ के लिए ले सकते हैं। चलिए, तो बहुत इट इज ऑल अप टू यू टू डू द बेस्ट। बहुत खुशी की बात है इसमें नारायण जी कि आप जो चाह रहे थे वो हो गया, और आप HUF के तहत भी छूट ले सकते हैं। फिर भी हम यही कामना करें कि आप स्वस्थ रहें, आपको ज़्यादा दवा खाने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे होता है प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन्स टैक्स का कैलकुलेशन। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।